सिस्टम और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। किसी सिस्टम के ऊपर जो भी आपकी रेस्ट्रिक्शन है या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि एक सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स है, उनके ऊपर जो आपने रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है वही क्या है आपकी कंस्ट्रेंट। सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज नोन एज अ कंस्ट्रेंट्स। हाँ भाई, फॉर एग्जाम्पल सिंपल पेंडुलम ले लो भाई। मान लीजिए आपने सिंपल पेंडुलम ले लिया, ये रहा, यहाँ आपने इधर एंकर रखा है इधर, ठीक है। यहाँ आ गया इसकी लेंथ, जो लेंथ है वो क्या है इसकी कांस्टेंट है, मीन्स ये इसकी लेंथ क्या रहेगी भाई थ्रू आउट द मोशन। आपका इधर से इधर मूव कर रहा है, फिर वापस इधर आया, फिर इधर आया, ऐसे करके, ठीक है। तो मीन्स क्या है ये लेंथ, सिंपल पेंडुलम पे लेंथ क्या रहती है आपकी कांस्टेंट। तो मीन्स ही आपने इस पे ऊपर क्या लगा रखा है कंस्टेंट। मान लीजिए कोई भी पार्टिकल है फ्रीली मूव कर रहा है, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में जा सकते हो। जब आप उसको कन्फाइंड कर देते हो किसी एक फिक्स्ड डायरेक्शन में कि अलोंग आपका एक्स एक्सिस ही जाना चाहिए भैया, अलोंग एक्स एक्सिस मूव करे, इसका मतलब ना तो वाई में जा सकता ना जेड में। वाई और जेड में आपने क्या कर दिया उसको कंस्टेंट कर दिया, यही क्या है आपकी कंस्टेंट्स। तो मीन्स क्या है रेस्ट्रिक्शन ऑन द सिस्टम। रेस्ट्रिक्शन कैसे भाई, जैसे मान लीजिए आप लोग क्लास में बैठे हो तो आप क्या है आपके ऊपर कंस्ट्रेंट है कि आप जब टीचर पढ़ा रहा है क्लास से बाहर नहीं जा सकते। मीन्स क्या आप रेस्ट्रिक्शन के अंदर हो, मीन्स वो क्या आपके ऊपर एक टाइप की क्या है कंस्ट्रेंट्स है, ठीक है। उसके बाद आता है भाई टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट या फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स। यस, फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स। कोई भी मान लीजिए कोई भी कंस्ट्रेंट है वो किसी ना किसी फोर्स से है, यानी कि जब आपका पेंडुलम भी मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि टू एंड फ्रो आपका जब मोशन कर रहा है उसके ऊपर भी किसी ना किसी टाइप का फोर्स लग रहा है। तो वो जो फोर्स लग रहा है उसी को क्या कहेंगे फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट। तो क्या लिखूंगी मैं भाई एवरी कंस्ट्रेंट, कोई भी कंस्ट्रेंट है फॉलोड बाय ए फोर्स, दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट। सिंपल पेंडुलम हो गया आपका, मान लीजिए कोई भी आपकी रोटेशनल मोशन में जब आप मूव कर रहे हो उस टाइम आपकी क्या है एंगल थीटा क्या रहता है आपका फिक्स रहता है। वो डिपेंड करेगा आपका लीनियर मोशन है या फिर आपका एंगुलर मोशन है, ठीक है भाई। तो कंस्ट्रेंट क्या आपका सिंपल क्या है, कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन ऑब्स्टैकल प्रोवाइड ऑन द सिस्टम या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर आपने जो भी रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है वही क्या आपकी कंस्ट्रेंट है, ठीक है भाई। तो कंस्ट्रेंट ध्यान रखना। बात आपका नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स साफ कर लेती हूँ भाई। वैसे तो मेनली आपकी टू टाइप्स ही है भाई, आगे उन्हीं को आपने चार में डिवाइड कर रखा होगा। यानी कि एक कहूं अगर मैं जियोमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स, दूसरा क्या आपका काइनेमेटिक्स कंस्ट्रेंट्स। पूरा नहीं लिख रही भाई, ये कंस्ट्रेंट्स है, ठीक है, कांस्टेंट नहीं है, कंस्ट्रेंट्स है, ठीक है। तो जियोमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स क्या है भाई आपकी विच डिपेंड्स, जो किसके ऊपर डिपेंड करेंगी भाई, विच डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की जो सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करे। ज्योमेट्री में क्या एक जगह से दूसरी जगह जा रही है कोई भी ऑब्जेक्ट ए से बी, क्या उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, सिर्फ पोजीशन के ऊपर डिपेंड करे, यानी कि जियोमेट्री नाम से ही है जियोमेट्रिक कंस्ट्रेंट। काइनेमेटिक्स मतलब डिपेंड्स अपॉन, मान लीजिए इसमें अगर मैं ले रही हूँ तो सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल ले लिया। क्या सिंपल पेंडुलम में एक जगह से दूसरी जगह क्या आपकी लेंथ इधर से इधर मूव कर रही है आपकी, जो ये आपकी इसकी पोजीशन ही तो चेंज हो रही है। देखो पहले सेंटर पे था, फिर कहाँ चला गया मैक्सिमम पे, फिर सेंटर पे आया, फिर कहाँ आया नेगेटिव में मैक्सिमम। तो ये क्या चेंज हो रहा है इसका पोजीशन। पोजीशन के कारण जो भी कंस्ट्रेंट्स आती है, पोजीशन के ऊपर जो आप कंस्ट्रेंट्स करते हो क्या आपकी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स। काइनेमेटिक्स मतलब भाई विच डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, जो आपकी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, आपकी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगी, वो क्या हो जाएंगी आपकी काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स वेलोसिटी का मतलब क्या है भाई रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन का मतलब क्या है v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। बोलो भाई इस टाइप से ही होगा। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में ये रिलेशन था
क्योंकि लीनियर मोशन होगा तब तो आपकी वी काम आएगी, जब आपका रोटेशनल मोशन होगा तो एंगुलर वेलोसिटी रोल प्ले करती है। ये क्या आपका काइनेमेटिक कंस्ट्रेंट्स, इन्हीं को आप आगे फर्दर डिवाइड करते हो भाई। ये आपके जो सिलेबस में है वो उस हिसाब से ही पूछेगा, कोई भी एक कंस्ट्रेंट उठा के पूछ लेगा एक नंबर में, जो आपका कंपलसरी क्वेश्चन आता है उसको आप मेनली 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हो भाई। ओलोनोमिक, सेकंड आपका नॉन ओलोनोमिक, थर्ड है स्केलरोनोमिक, फोर्थ आपका रियोनोमिक। सारी क्या है आपकी कंस्ट्रेंट्स है। ओलोनोमिक, ओलो का मतलब क्या है भाई, ओल सारा का सारा, इसका मतलब क्या है जिसमें इक्वेशन ऑफ मोशन आप किस टर्म में भाई, मान लीजिए एफ कोई फंक्शन, एफ कोई भी आपका पोजीशन वेक्टर है, वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है भाई, एक्स वाई जेड और टाइम के साथ भी कर रहा हूं, इज इक्वल्स टू क्या भाई 0। इस टाइप की जो इक्वेशन बनेंगी आपकी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका सिंपल पेंडुलम है, क्या है बोलो, या फिर आपका क्या है भाई, सिंपल पेंडुलम में क्या आपकी लेंथ कांस्टेंट रहती है, यानी कि जो इक्वेशन आती है आपकी y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, आपको इसको इधर ले आओ y माइनस ए, क्या इधर एम्पलीट्यूड y माइनस ए साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू 0। क्या आप इस फॉर्म में लिख सकते हो इसको, इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में जो भी आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन, होल पूरी की पूरी इक्वेशन ऑफ मोशन जो लिखा जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ओलोनोमिक। नॉन ओलोनोमिक मतलब अगर आप कोई कंस्ट्रेंट आपकी इक्वेशन की फॉर्म में लिखी जा रही है ओलोनोमिक। नॉन ओलोनोमिक नाम से इसका रिवर्स है इनइक्वलिटी की फॉर्म में, इनइक्वलिटी की फॉर्म में, इसका मतलब ग्रेटर देन 0 या लेस देन इक्वल टू 0 में। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है जो आपकी स्फीयर के ऊपर मूव कर रही है भाई, ठीक है, अंडर ग्रेविटी, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो क्या लिखोगे भाई, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू, रेडियस अगर ये आप आर मान रहे तो आर स्क्वेयर, इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगी, इक्वल बराबर भी हो सकते हैं, या फिर आपकी वो क्या पता वहां आपकी जो स्फीयर के ऊपर मूव कर रही है वो आपकी ग्रेविटी के कारण नीचे गिर जाए तो क्या हो जाएगी आपकी ग्रेटर देन 0 भी हो जाएगी, ठीक है। तो इनइक्वलिटी की फॉर्म में जो आपकी इक्वेशन होती है, मीन्स लेस देन और ग्रेटर देन की फॉर्म में जो भी आपकी इक्वेशन ऑफ मोशंस होंगी वो क्या होंगी आपकी नॉन ओलोनोमिक, जिनको आप इक्वल टू करके इधर ले आते हो, जैसे फोर्स है, मोमेंटम है, सारी चीजें क्या आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, मोमेंटम लगा रहे हो, काइनेटिक एनर्जी, सबको किस फॉर्म में लिख सकते हो आप, इक्वल टू की फॉर्म में। तो मीन्स वो किस में आपकी ओलोनोमिक में, नॉन ओलोनोमिक इनइक्वलिटी वाली। स्केलरोनोमिक नाम से ही अब इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, यानी कि टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रही, इसका मतलब क्या है ओनली पोजीशन। इसमें जो आपके ओलोनोमिक में है ना कंस्ट्रेंट्स, वो सिर्फ पोजीशन पे ही डिपेंड करेंगी भाई, वेलोसिटी नहीं आएगी उसमें, वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट नहीं रहेगा आपका, ठीक है। तो स्केलरोनोमिक क्या आपकी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, जो टाइम पे आपकी डिपेंड ही नहीं कर रही, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बीड ऑन द, जो आपकी बुक में भी एग्जाम्पल दे रखा होगा, बीड ऑन ए फिक्स्ड वायर, किसी फिक्स्ड वायर के ऊपर आपका कोई भी बीड है, मूव कर रहा है, मोशन ये रहा भाई किसी ना किसी एंगल थीटा से। अब आपको पता है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अगर मैं एक्स लिखूंगी इधर क्या आएगा बोलो, एक्स इज इक्वल टू मान लीजिए ये आपका ए है, ये रेडियस अगर मैं आर मान लूँ या ये मान लूँ, क्या है आपकी जो बीड की लेंथ है वो एल मान लो भाई, ये जो आपका बीड है और ये जो फिक्स्ड ऑन वायर, वायर की लेंथ कितनी है एल, एक्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा बोलो, इधर एल का कौन सा कंपोनेंट आएगा भाई, दो ओरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ दो। एक्स इज इक्वल्स टू इधर कौन सा आएगा, एल इज इक्वल्स टू कोस ऑफ थीटा, इधर क्या आएगा वाई इज इक्वल्स टू एल ऑफ साइन ऑफ थीटा। इधर ये देखो अलोंग एक्स एक्सिस के एक्स है, ये इधर पी पॉइंट है, एक्स और वाई है, एक्स और वाई की वैल्यू आएंगी या नहीं आएंगी। अगर मैं इसको सेकंड मान लूँ, इसको फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दूं भाई, क्या आ जाएगा बोलो, वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ थीटा। अगर टेंजेंट थीटा को इधर ले आऊं तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 0। देखो टाइम का कोई फैक्टर ही नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है भाई, ये स्केलरोनोमिक है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, और प्लस में क्या है आपका इक्वल टू 0 आ रहा है, तो कैसी कंस्टेंट होगी ये बोलो, ओलोनोमिक भी होगी या नहीं होगी भाई, ओलोनोमिक भी है साथ साथ में। अब आती है रियोनोमिक। रियोनोमिक का मतलब क्या है भाई, डिपेंड ऑन टाइम, जो आपकी टाइम के ऊपर डिपेंड करेगी। अभी इसी इक्वेशन में मान लीजिए फिक्स्ड वायर था, अभी क्या है, फिक्स्ड वायर की जगह कौन सा वायर ले लूं भाई मैं, रोटेटिंग वायर, बीड ऑन द
रोटेटिंग वायर, वायर क्या है, वायर भी आपका रोटेट कर रहा है, जैसे अब बीड मूव कर रहा था वैसे ही उस पे जा रखा है, वो वायर भी आपका क्या कर रहा है भाई, रोटेट कर रहा है। तो उस टाइम आपका क्या आ जाएगा, ये जो आ रहा था टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स था, थीटा की जगह क्या लिखूंगी बोलो, ओमेगा टी, आपको पता ही है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी भाई, थीटा बाई टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो थीटा क्या आ जाएगा आपका, ओमेगा टी। बोलो टाइम वाला फैक्टर आ रहा है नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, डिपेंड अपॉन टाइम। तो कैसी कंस्ट्रेंट्स आपकी, रियोनोमिक। तो मतलब आपकी 4 टाइप की मेनली कंस्ट्रेंट रहती है। तो कंस्ट्रेंट्स क्या भाई, किसी चीज के ऊपर आप रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर रहे हो, थोप रहे हो, वो क्या आपकी कंस्ट्रेंट्स है। उसके बाद होलोनोमिक, होलोनोमिक का मतलब ऐसी सिचुएशन, यानी कि कोई भी सिस्टम या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जिसको आप कैसे लिख पाओ भाई, इक्वल टू जीरो की फॉर्म में लिख पाओ। और नॉन होलोनोमिक मतलब इन इक्विलिटी में जो आप इक्वेशंस देखते हो अपने आसपास, वो क्या है आपकी नॉन होलोनोमिक। स्केलेरोनोमिक मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, रियोनोमिक मतलब डिपेंड ऑन टाइम। इसका मतलब आपको इनकी डेफिनेशन प्लस एक एक एग्जांपल याद कर लेना है, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा, तो आप बस उसकी जस्ट डेफिनेशन और एक एग्जांपल से समझा के आ जाना भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट है भाई हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम, नाम से ही है डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि आपका आप कितने तरीके से फ्रीली मूव कर सकते हैं, यानी कि कोई भी पार्टिकल है या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, वो अपना कितने तरीके से फ्रीली मूव कर सकता है, वही क्या आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। मान लीजिए एक पार्टिकल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जो आपकी स्पेस में रखी है, तो उसके पास यानी कि मान लीजिए इसकी पोजीशन आपको इधर बतानी है, तो आप कैसे बताओगे कि एक्स एक्सिस से कितनी है, वाई से कितनी है और जेड से कितनी है। तो इसका मतलब क्या है, 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए उसको डिस्क्राइब करने के लिए, और फ्रीली आपकी कितनी डायरेक्शन में जा सकती है आपकी कोई भी, मान लीजिए एक सिंगल पार्टिकल है, मेनली आपका तीनों डायरेक्शन में जा सकता है, एक्स में भी, वाई में भी और जेड में भी। अगर आपने रेस्ट्रिक्शन लगा दी उसके ऊपर, फिर आप रेस्ट्रिक्शन जब उसके ऊपर अप्लाई करते हो या कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हो, उसके बाद क्या है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाती है भाई, कम हो जाती है। अब मान लीजिए अब तक तो तीनों डायरेक्शन में, अब मैं कह दूं कि कोई पार्टिकल है वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, इसका मतलब एक्स और वाई में जा सकता है, जेड में क्या है उसकी कंस्ट्रेंट लगी उसके ऊपर जेड की, यानी कि जेड इज इक्वल्स टू 0, यानी कि जहां आपके नहीं जा सकता वो क्या उसकी कंस्ट्रेंट है, यानी कि उसके ऊपर रुकावट है। इसका मतलब क्या है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो रही है, वो एक कंस्ट्रेंट लगी ना, तो अब तक 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, अब कितनी होगी भाई, एक कम होगी, कितनी रहेगी, एक्स और वाई, सिर्फ 2 ही डायरेक्शन में जा सकता है। यही आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है, द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट coordinates, the minimum number of independent coordinates which describe the configuration कहो, position कहो, एक ही बात है भाई, which describe the configuration of the particle or system ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि वो कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट, डिपेंडेंट नहीं करने चाहिए, इंडिपेंडेंटली यानी कि फ्रीली कोऑर्डिनेट्स, जिसके थ्रू आप किसी भी पार्टिकल क्या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की कॉन्फ़िगरेशन, पोजीशन, लोकेशन क्या कर रहे हो भाई, डिस्क्राइब कर पा रहे हो, वही क्या आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। और ये जो आपकी डिस्क्राइब करने के जो कॉन्फ़िगरेशन आप डिस्क्राइब करोगे, इन्हीं को आप क्या कहोगे भाई, एंड दीज described coordinates is known as generalized coordinates। इनको ही क्या कहोगे भाई, generalized coordinates। हाँ भाई, जनरली जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को आप क्यू से रिप्रेजेंट करोगे भाई, छोटे क्यू से भी कर देते हैं, बड़े क्यू से भी कर देते हैं, ठीक है। क्यू के लिखूंगी मैं, कहीं क्यू आई लिखूंगी, कहीं क्यू जे लिखूंगी। आई जे क्या है, जस्ट इसकी सब्सक्रिप्शन, आई लिखो, जे लिखो, के लिखो, यानी कि अलग अलग पार्टिकल के लिए, मतलब आई लिख रही हूँ तो आईएथ पार्टिकल की बात कर रही हूँ, जे लिख रही हूँ तो जेएथ पार्टिकल, के लिख रही तो केएथ पार्टिकल, ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्या होते हैं आपके, और
जनरलाइज्ड वेलोसिटी, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन, जनरलाइज्ड मोमेंटम, जनरलाइज्ड फोर्स, जनरलाइज्ड पोटेंशियल, यानी कि 6 टर्म्स हैं आपकी, 6 टर्म्स हैं भाई, जिनमें से आपके मिनिमम कम से कम एक तो आपका ड्राइव करवाएगा ही करवाएगा भाई, पेपर में 2 भी करवा सकता है, तो कम से कम आपका एक डिस्क्रिप्शन डेरिवेशन यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है भाई, द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, कितने कम से कम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ले किसी की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए। अब मान लीजिए मैं यही कह रही हूँ भाई, कोई पार्टिकल एक्स वाई में मूव कर रहे हैं, तो पी है इधर, यानी कि इसकी पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए आप एक्स और वाई 2 टाइप के कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए था, तो क्या है ये 2, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। और ये जो आपने कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्राइब करने के लिए जो 2 ये पोजीशन एक्स और वाई, तो ये क्या है, इसके जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स भी हैं। अब एक पार्टिकल की बात नहीं करेंगे, 2 पार्टिकल की बात नहीं करेंगे, अगर एक पार्टिकल या 2 पार्टिकल की बात या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही थी तब तो हमने काइनेमेटिक्स में यूज कर ही लिया। ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब है, इधर लेने का मतलब, ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स है जो पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, एक सिस्टम में मान लीजिए भाई लाखों पार्टिकल्स हैं, उनकी हम हर एक की अलग अलग स्टडी नहीं कर सकते, उनकी जनरलाइज्ड स्टडी की वो सारे के सारे किस तरीके से बिहेव करेंगे, इसलिए तो हम 1 2 3 अप टू 3n तक, यानी कि एक पार्टिकल की बात कर लिया, ऐसे ही इस तरीके से ही आप सारे पार्टिकल्स के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हो। ये क्या आपके जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, कैसे भाई, एक थोड़ा एग्जांपल से समझा देती हूँ। मान लीजिए अब आपको फॉर एग्जांपल जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि जब आप समझो इनकी बस जस्ट ये क्यू वगैरह, छोटे क्यू से बड़े क्यू से, आई से जे से के से, जो आप बार बार में कंफ्यूज होते, कभी आई आ गया, कभी जे आ गया, कभी क्या, ये कुछ नहीं है भाई, ये जस्ट उनका क्या रिप्रेजेंटेशन है बस, ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। जैसे आप मैथ में लिखते हो भाई मोमेंट, फिजिक्स में मोमेंटम पी से लिखा, फोर्स एफ से लिखा, तो स्टार्टिंग में थोड़ी ना पता था कि भाई अब आप डब्ल्यू लिख देते हो तो समझ जाते हो कि क्या आपका वर्क डन है। सिमिलरली आपके जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स है वो आप क्यू से लिखोगे, जो क्योंकि आपका अब ये नया है 12th के बाद, इसलिए आपको थोड़ा अजीब लगेगा, आज के बाद आपको ये आसान लगने लग जाएगा, ठीक है भाई। तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स में कैसे किसी पार्टिकल्स को, और ये जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है भाई ये फिक्स नहीं है कि किसी एक पार्टिकल के लिए फिक्स ही होंगे भाई, किसी एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए आपके फिक्स होंगे। जैसे आप सिंपल पेंडुलम का एग्जांपल ले लो कि आप सोचो कि भाई लेंथ जो है आपकी फिक्स है, तो उसका मैं एक ही कोऑर्डिनेट से उसको आप 3 तरीके से के कोऑर्डिनेट्स को, यानी कि आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में अगर उसको डिस्क्राइब करोगे तो आपका कुछ और रिजल्ट आएगा, अगर आप स्फेरिकल में कर रहे हो तो अलग आएगा आपका, अगर आप सिलेंड्रिकल में कर रहे हो तो अलग तरीके से, यानी कि आप कार्टेशियन तो आप भूल ही जाओ, कार्टेशियन में तो हमने पीछे कर ही लिया क्योंकि वहां चीजें आसान रहती थी 1 या 2 पार्टिकल्स के लिए। यहाँ हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, तो वहां हम प्रायोरिटी किसको देंगे भाई, सबसे पहले तो आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को दोगे, और दूसरी बात और भी इजी करने के लिए ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स बने हैं, इसलिए हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की स्टडी कर रहे हैं इधर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को समझने के लिए अब मान लीजिए भाई आपको मेरे घर ही आना है, कि मैं कह रही हूँ क्या ये क्या है, फिक्स नहीं है भाई, ये क्या है आपके यूनिक नहीं है भाई, कहने का मतलब कि ये फिक्स नहीं है भाई, सिंपल पेंडुलम है तो सिर्फ एक लेंथ से ही आप डिस्क्राइब कर सकते हो, थीटा भी आपका चेंज हो सकता है, ठीक है। और क्या पता ये जो आपकी लेंथ है, अगर आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करो तो वो भी आपकी चेंज हो रही है, मास जो आप मान रहे हो वो नेग्लेजिबल मान रहे हो, क्या पता उसका मास हो, और फिर आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उसका मास भी क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल कैसे भाई, मान लीजिए आपको मेरे घर ही पहुंचना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि आपको कि भाई परमिला मैम के घर जाना है, ठीक है, आपने मेरे से पूछा मैम आपके घर आना है, तो आप क्या करोगे, मैं कहूंगी सबसे पहले आप हिसार से बस पकड़ो, ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स आपने हिसार पहुंच गए, उसके बाद आपने बस ली, फिर आप ये इधर डायमंड आगे बस स्टैंड पे पहुंचने के बाद आपने, फिर मैंने कहा भाई उधर से आप स्कूल मिलेगा एक गवर्नमेंट स्कूल, उससे फिर आप इधर लेफ्ट में आ जाना, इधर आके 1 या 2 मोबाइल शॉप आएगी, फिर इधर आ जाना, फिर क्या है ये इधर हमारा घर है। अब ये सारे क्या थे भाई, यानी कि मेरी लोकेशन को डिफाइन करने के लिए आपने अलग अलग जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स यूज किए, ठीक है। ये तब है जब आप लोग फर्स्ट टाइम आए, दूसरे टाइम में आए, मान लीजिए भाई ये इधर मैं बन गई सरपंच, ठीक है, फिर आप बोलो, मैम नहीं बोला उसने, आपने बोला परमिला सरपंच के घर जाना है, तो वो डायरेक्ट कहेगा, वहां आप बस स्टैंड पे उतरो डायरेक्ट ही बता देगा भाई उधर से जाके लेफ्ट मुड़ जाना, वही घर है, ठीक है। कहने का मतलब अब उसने आपका काम है सिर्फ 2 स्टेप में सोल्व कर दिया। तो क्या थे, इधर तो बहुत सारे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आपको यूज करने रहे थे जब आप इधर आ रहे थे,
तब यानी कि जब आपकी पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो आप कम स्टेप में ही उधर पहुंच जा रहे हो। सबसे पहले आप स्टैंड पे जब नाम पूछा, क्या पता वो बोले कि पहचान ही नहीं है, फिर आप मेरे से पूछो। और जब आप दूसरी बार आ रहे हो, जब सरपंच बन गए, तो आपको मेरे से पूछने की जरूरत नहीं, आप किसी से भी पूछोगे, वो डायरेक्ट क्या पता आपको घर पे छोड़ के ही चला जाए। तो इसका मतलब क्या है भाई, ये जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स जो मैं कह रही हूँ ना, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स यूनिक नहीं है, यानी कि किसी एक पार्टिकल की कॉन्फ़िगरेशन को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ फिक्स नहीं है कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आप सिर्फ इससे ही डिफाइन कर सकते हो। अलग अलग जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट से भी आप उनको क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। जस्ट ये था भाई आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हाँ भाई कंसिडर कर लेते हैं। लेट अस कंसिडर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है भाई। ये मैं बार बार में नहीं बताऊंगी। अब आप जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जब ड्राइव करोगे तो ये वाली बात आपको सब में लिखनी है कि एन पार्टिकल मान लिए, उनके ऊपर कंस्टेंट मान लेंगे। मान लीजिए डिग्री ऑफ फ्रीडम को अगर मैं एफ से लिख रही हूँ भाई, तो क्या है आपका एक पार्टिकल है, वो कितने तरीके से भाई, 3 तरीके से मूव कर सकता है। तो कितने पार्टिकल्स हैं, एन पार्टिकल्स हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे भाई, 3n। टोटल 3n हो गए। डी कह दो या n कह दो, डायमेंशन की बात करें तो, यानी कि 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, और n पार्टिकल्स हैं तो कितनी हो जाएंगी, 3n डायरेक्शन में। अब मैं उसके ऊपर क्या लगा दूं भाई, कंस्ट्रेंट्स लगा दूं या रेस्ट्रिक्शन लगा दूं कि आपका यानी कि किसी एक इधर नहीं जा सकता। मान लीजिए मैंने के कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिए, के कहो, क्योंकि के तो हम यहाँ सब्सक्रिप्ट मानेंगे ना भाई, के कहो, आई कहो, जे कहो, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आई जे के को नहीं मान दी। बुक में यहाँ आपका के लिख रखा होगा, लेकिन मैं क्या मान लूँ भाई, अलग ही मान लीजिए मैंने छोटा एन मान लिया भाई, छोटा एन भी नहीं मान रहे, क्या मान लेते हैं भाई, इधर ए मान लेते हैं, ठीक है। अरे सी था ना, सी मान लेते हैं, कंस्टेंट्स या रेस्ट्रिक्शन। तो 3n माइनस सी क्या है भाई, कंस्टेंट्स। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ क्या हो गया भाई, 3n माइनस के। अगर मैं फ्री फ्रॉम कंस्टेंट कहूंगी, फ्री फ्रॉम कंस्टेंट्स, अब यहाँ जब हम बात करेंगे, अगर ये वर्ड लिखा है फ्री फ्रॉम कंस्टेंट्स का मतलब क्या है, टोटल 3n की बात कर रहे हैं। अगर विद कंस्टेंट्स की बात करूंगी तो मैं आपकी वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करवाऊंगी, 1 to n। f आपका कहाँ से कहाँ जा रहा है, फर्स्ट पार्टिकल से लेके 3n माइनस n, n कहो या सॉरी सी कहो, कंस्टेंट है c से, तो 3n माइनस सी तक जा रहा है, यानी कि ये क्या था आपका f तक जा रहा है। अगर कंस्टेंट है ही नहीं तो 1 से लेके कहाँ जा रहे हो आप, 3n तक आपकी वैल्यू क्या है, वेरी कर रही है। तो कोई भी आपने सिस्टम मानना है आपका, ये देख लेना है कि जो आपके पेपर में आया है वो डिस्प्लेसमेंट, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, जनरलाइज्ड वेलोसिटी, वो आपका मतलब फ्री फ्रॉम कंस्टेंट पूछ रहा है या विद कंस्टेंट पूछ रहा है, बस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर फ्री फ्रॉम कंस्टेंट कहे तो आप 3n आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ, 1 to 3n तक लेके चले जाओ। अगर विद कंस्टेंट कहे तो 1 to f लेके चले जाओ, यानी कि फ्री विद कंस्टेंट्स। तो यानी कि जो आप समेशन आई करोगे या j करोगे या k करोगे, ठीक है, तो वो आप कहाँ तक लेके जाओगे, फिर f तक लेके जाओगे भाई। फ्री विद कंस्टेंट है तो आपका 3 विद कंस्टेंट, अगर विद कंस्टेंट की बात करोगे तो 1 से लेके f तक लेके जाओगे। अगर विदाउट कंस्टेंट की बात करोगे तो क्या है, समेशन आई 1 to 3n लिख दोगे बस। ये आपको कई बार कंफ्यूज करेगा, कई बार f लिख रखा है, कहीं 3n लिख रखा है, तो इसका मतलब कुछ नहीं है, आपकी मर्जी है। अगर कुछ नहीं कह रहा तो आप विद कंस्टेंट चल रहे हो या विदाउट कंस्टेंट चल रहे हो, यानी कि उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, फ्रीली तीनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो 3n है। अगर कह दे कि भाई विद कंस्टेंट है तो बस वो माइनस हो जाएगी, कंस्टेंट जितनी है वो वहां से लेके 1 to f। आपने +1 +2 में डिफाइन भी की, 1D के लिए, 2D के लिए, 3D के लिए, ठीक है, लीनियर के लिए, आपका ट्रायंगुलर के लिए, अलग अलग शेप के लिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो आप, हम अब कर रहे हैं भाई जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, मैं जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दूंगी भाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, उसके लिए भी क्या करेंगे भाई कि कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल मान लेंगे जिसके अंदर आपके क्या है भाई, n पार्टिकल्स हैं जो 3D में मूव कर रहे हैं आपके, और विद कंस्टेंट या विदाउट कंस्टेंट। और टाइम को क्या मान लिया, मान लिया भाई हमने, क्या मान लिया, टाइम क्या मान लिया है, फिक्स मान लिया भाई, ठीक है। तो ये कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स इधर पड़े हैं। तो ये वाला डायग्राम तो आप कहीं भी बना सकते हो भाई, चाहे वेलोसिटी आए, चाहे एक्सेलरेशन आए,
क्योंकि आपको पता ही है अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे भाई, लीनियर वेलोसिटी कैसे निकाली थी, ds/dt, एक बार डिस्प्लेसमेंट कर दिया था। एक्सेलरेशन कैसे निकाला था, फिर dv/dt जो वेलोसिटी आई उसका कर दिया होगा। अब आपको फोर्स निकालना है तो एक्सेलरेशन है मास इनटू मोमेंटम निकालना है, मास इनटू वेलोसिटी। अगर ये जनरल बातें आपको पता है तो सिमिलरली इधर ही प्रोसीड करना आपको, बस अगर ये पता है तो ये इजीली हो जाएंगी भाई, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। बस कंडीशन ये है कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है, बीच में वीडियो को छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। मान लीजिए ये भाई हम ith पार्टिकल की बात कर रहे हैं, इधर ith RI लिख दिया मैंने, कोई जनरल पार्टिकल मान लिया एक, उसमें कितने पार्टिकल है भाई, ये 2 है, R1 मान लिया, ये R2 मान लिया, ये R3 मान लिया, ये Rn पार्टिकल, nवा पार्टिकल मान लिया, ठीक है। तो जनरल किसी एक पार्टिकल्स को, अब R है मान लीजिए कोई फंक्शन है, ये पोजीशन वेक्टर R है, किस किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, बोलो x y z। अगर टाइम पे भी डिपेंड करता तो इधर t और लिख देते, ठीक है। अगर टाइम को कांस्टेंट मानना है तो इस t को हटा देंगे, ठीक है। तो आप जब आप जनरल इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हो भाई किस तरीके से, ये मैं अभी बेसिक्स बता रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट अभी आगे आएगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या लिखते हो भाई, ये f इसका फंक्शन है तो क्या लिखते हो भाई, करली f, इसको df लिख देते हो भाई, ठीक है। df कर दिया आपने तो इधर क्या लिखते हो, करली f बाई करली x d ऑफ x, कंप्लीट का उल्का कर रहे हो अभी, प्लस करली f बाई करली y dy प्लस करली f बाई करली z dz, ठीक है। ये dz ऐसे लिख लो भाई, ठीक है। तो ये आपने जनरल करते या नहीं करते, जब आपका कोई भी एक फंक्शन 2 या 3 पे डिपेंड कर रहा है तो जिसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट कर रहे हो फिर उसके साथ dx, फिर f का ही कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू y, फिर उसके साथ होल का dy, फिर उसके साथ अगर यहाँ टाइम का भी होता तो क्या मैं लिखती, करली f बाई करली t, बट टाइम के क्या है इंडिपेंडेंट है तो इसलिए टाइम वाला लिखा ही नहीं, ठीक है भाई। ऐसे तो जनरली ये हमें, तो यहाँ से आपकी एक यूलर थ्योरम आती है भाई, ये यूलर्स थ्योरम आपकी मेन रोल प्ले करेगी भाई, तो यही हर एक डेरिवेशन में आपकी यूज होगी, ठीक है। तो वो क्या करती है, पूरा नहीं बताती, यहाँ आपने जो पूरा बताया है वो क्या बताती है भाई, पार्शियली बता देती है इन चीजों को। पार्शियली का मतलब यहाँ जो डी था वहां आप क्या कर दो, करली कर दो, करली एफ इज इक्वल्स टू, एफ किसका फंक्शन है भाई, आर का, करली एफ इज इक्वल्स टू करली एफ बाई करली एक्स, इस डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा भाई, डेल ऑफ एक्स, ये वाला डेल, ठीक है, ये रहा छोटे वाला, ठीक है, प्लस करली एफ बाई करली वाई डेल ऑफ वाई, प्लस करली एफ बाई करली जेड डेल ऑफ जेड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है भाई, ये बेसिक्स है फॉर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के लिए, ये आपकी बेसिक अप्रोच बता रही हूं मैं अभी, ठीक है। तो ये यूलर थ्योरम आप अप्लाई करोगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, अगर आपको ये अप्लाई करनी आ गई बस जस्ट, फिर तो अगर डिस्प्लेसमेंट आ गया तो उसका एक बार कर दिया, वेलोसिटी आ गई फिर उसका दूसरी बार कर दिया, एक्सेलरेशन आ गया, फिर इस तरीके से ही प्रोसीड करते रहेंगे 6 के 6 को, ठीक है। तो ये मैंने कैसे लिखा है भाई, मान लीजिए कोई फंक्शन पोजीशन वेक्टर था, वो किस किस पे डिपेंड कर रहा था, एक्स वाई जेड, टाइम को क्या रखा है यहाँ फिक्स रखा है या कांस्टेंट रखा, तो आप कैसे लिख सकते हो भाई, जनरली मैथ में लिखते हो df करली f बाई करली x, x का dx पूरा, करली f बाई करली y dy, करली f बाई करली z dz। सिमिलरली आप यूलर थ्योरम आपने अप्लाई भी किया है, पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हो भाई, पूरा ना करके करली f लिख देते हो, इधर इसका x का करोगे करली f बाई करली x, ये स्मॉल डेल x डेल y और डेल z, होल ना करके डेल लिख देते हो, ठीक है भाई। उसके बाद हमने तो यहाँ क्या माना है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें क्या आपके आर पार्टिकल, तो यहाँ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स को मैं क्या लिखूंगी भाई, Q1 Q2 Q3 अप टू Q3n ना, 3n लिखूंगी अगर आपका फ्री फ्रॉम कंस्ट्रेंट है, अगर कंस्ट्रेंट लगी है तो QF लिखूंगी, बोलो भाई QF तक जा रहा है तो RI को मैं क्या लिख सकती हूँ भाई, बोलो RI इज द फंक्शन ऑफ Q1 जनरलाइज्ड की फॉर्म में, जैसे यहाँ पर सिंपल मैथमेटिक्स में पोजीशन वेक्टर इन 3 पे डिपेंड कर रहा था, यहाँ क्या है आपका कोई ये जो पोजीशन वेक्टर R1 R2 R3, अब अगर मैं RI लिख रही हूँ तो RI के कितने जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स होंगे, Q1 Q2 Q3 अप टू Q3n तक, Q1 Q2 Q3 अप टू Q3n। 3n लिखने का मतलब क्या, अगर इधर मैंने 3n लिखा है तो फ्री फ्रॉम कंस्ट्रेंट, उसके ऊपर कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और टाइम के साथ भी डिपेंड कर रहा है तो क्या लिख दूंगी इधर t, बाई चांस हमने यहाँ टाइम को फिक्स मानना है तो ये क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, जब इधर मैं करली बाई करली t 0 लिख दूंगी, इंडिपेंडेंट ऑफ अगर टाइम है। अगर यहाँ 3n लिखा है, या फिर मैं यहाँ बुक में आपका QF भी लिख सकती हूँ, f लिखने का मतलब क्या है, f डिग्री ऑफ फ्रीडम, f क्या था आपका 3n माइनस ऑफ c क्या था कंस्ट्रेंट,
तो ये जब आप कंस्ट्रेंट घटा देते हो तब जो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बचती है वहां QF, तो Q3n का हो या F का हो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है, एक ही बात है। तो ये आ गया आपका, क्या आ गया, RI आ गया। तो जनरली मैं कोई भी अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मान लूंगी, चाहे किसी का भी डेरिवेशन आया, आप ये वाला डायग्राम बना के जनरली ये वाला लिखोगे, इसका यूज करेंगे, ये आपका बेसिक्स है भाई, इसलिए ये मैंने बताया है इसके पीछे की हिस्ट्री क्या थी, कैसे आप यूज कर पा रहे हो इधर। तो अब मैं क्या लिखूंगी, इसको बोलो अप्लाई यूलर थ्योरम, ठीक है भाई। यहाँ क्या था आपका, डी था, ओल था, यहाँ क्या आपने पार्शियली, यहाँ तो सिमिलरली डेल लिख देंगे भाई, डेल एफ, डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड। सिमिलरली इधर अप्लाई करो भाई इस पे, तो क्या आ जाएगा, बोलो डेल आर आई, तो इधर क्या लिखूंगी, बोलो करली आर आई बाई करली Q1, फर्स्ट वाले का करेंगे। देखो इधर पहले क्या था, एफ का कर रहे थे, एक्स का नीचे था, ये रहा, फिर एक्स का ही डेल एक्स आ गया था, तो यहाँ क्या आपका आर आई है, आर आई Q1 है, तो Q1 डेल Q1 प्लस करली आर आई बाई करली Q2 डेल Q2 प्लस करली आर 3n तक जाना है, एफ तक जाना है, और QF तक भी जा सकते हैं, अगर टाइम है तो टाइम लिखेंगे, बट टाइम को इधर हमने क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। तो करली आर आई बाई करली Q3 अप टू डेल Q3 प्लस प्लस कहाँ तक चलेंगे भाई, करली आर आई बाई करली QF लिख दूं भाई, ठीक है। F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, F की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, अगर फ्री फ्रॉम कंस्ट्रेंट है तो 3n, अगर विद कंस्ट्रेंट है तो 3n माइनस C, ऐसे ही रहेगी। तो डेल QF, ठीक है, ये आपका जनरल आ गया भाई। अब इन सबको कंबाइन करके लिख दो, 1 से कहाँ जा रहा है आपका, कहाँ तक जा रहा है, इसको समेशन है, तो कैसे लिख सकती हूँ भाई, देखो इधर यहाँ लिख दिया मैंने डेल आर आई, इधर क्या आएगा समेशन आई, मान रहे हैं आई, तो हमने ये डेल आर आई तो इसके साथ लगा लिया ना, तो नीचे वाले का साथ क्या लगाएंगे, मान लीजिए हम सब्सक्रिप्ट J लगा लिया, J12 3n का हो और F का हो, F मानना है तो F, 3n मानना है तो 3n। तो क्या है यहाँ करली आर आई, आई क्यों नहीं लिखा भाई, I1 2 3n क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आई सब्सक्रिप्ट हम पहले ही आर के साथ लगा चुके हैं। तो नेक्स्ट क्या लेना है आपको, J लेना है, अगर कोई तीसरा यूज करना पड़ेगा तो K, फिर उसके बाद P Q S T, जो भी आपको आगे चलते चले जाएंगे, तो आप सीरियल वाइज नेक्स्ट यूज कर सकते हो। करली आर बाई करली Q J, यहाँ देखो ना J मान लिया, तो J कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, 1 2 3, 1 से लेके 3n तक, हाँ भाई यूलर थ्योरम अप्लाई की, करली आर आई के ऊपर लगाया, करली आर आई बाई करली Q1 Q2 Q3 अप टू QF का हो या Q3n का हो डेल QF। अब ये समेशन में इनको कैसे लिख सकती हूँ मैं भाई, डेल आर आई इज इक्वल्स टू समेशन आई, तो सबस्क्रिप्ट यूज हो गया, नेक्स्ट सबस्क्रिप्ट क्या आपका J12 3n का और F का, एक ही बात है भाई, इसलिए मैं दोनों लेके चल रही हूँ, आपकी मर्जी है कैसे भी कर सकते हो। तो करली आर आई बाई करली QJ, ठीक है, और यहाँ क्या आएगा डेल QJ, क्योंकि QJ की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, 1 2 3n, देखो अगर 1 पुट करूंगी तो ये आ जाएगा, फिर प्लस में समेशन का मतलब क्या है, प्लस फिर 2 फिर 3 फिर अप टू ये, तो ये क्या आ गया आपका, आप इस फॉर्म में लिखोगे ये डेल QJ क्या है भाई, जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, यही क्या आपका जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। स्मॉल चेंज है तो डेल QJ क्या हो जाएगा, जनरलाइज्ड या स्मॉल चेंज इन जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो आपका डेल QJ किसकी तरह ट्रीट करेगा भाई, इधर जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट की तरह, ठीक है। तो ये पोजीशन वेक्टर था इधर जो आपका, क्योंकि Q1 Q2, अब मान लीजिए जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट आपका QJ क्या आपका जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट है, अगर मैं वेलोसिटी निकालना चाहती हूँ तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जनरलाइज्ड वेलोसिटी, बोलो करली QJ बाई करली T विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब भी आप लिखोगे तो क्या लगा दोगे, एक डॉट लगा सकते हो। डॉट कब लगाओगे, जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक बार किया है तो एक डॉट, अगर 2 बार कर रहे हो, दोबारा फिर कर रहे हो इसी का QJ डॉट का कर रहे हो, तो मैं क्या लिखूंगी भाई, करली QJ डॉट बाई करली T। अब एक डॉट पहले थी, एक टाइम के कारण एक और लग जाएगी, तो क्या हो जाएगी भाई QJ डबल डॉट। तो ये डॉट अपने संभाल के लगाना भाई, यहाँ J के ऊपर भी डॉट है, और इस डॉट का मतलब और इस डॉट का मतलब अलग अलग है। ये इसका इस एक डॉट का मतलब क्या है, एक बार डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जब आपने 2 डॉट लगा रखे इसका मतलब और टाइम के साथ होगा तभी ये डॉट आएंगी, Q1 के साथ Q2 के साथ Q3 के साथ तब कोई डॉट नहीं लगानी। आप मान लीजिए x डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हो और विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हो, इसको dx बाई dt क्या आपकी वेलोसिटी लिखो या फिर
एक्स डॉट लिख दो, एक ही बात है। उसके बाद आप वेलोसिटी का कर रहे हो dv बाई dt, तो इसको क्या बोलोगे आप, एक्सेलरेशन को, या फिर वेलोसिटी का क्या लिख दोगे, डॉट लिख दोगे, वेलोसिटी की डॉट लिखो, या फिर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डॉट, इसका मतलब एक्स की एक डॉट थी और एक वेलोसिटी के ऊपर है तो एक्स डबल डॉट कहो, एक ही बात है। तो एक्सेलरेशन एक्स डबल डॉट है, वेलोसिटी एक्स डॉट है, डिस्प्लेसमेंट सिंपल एक्स है। तो सिमिलरली जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स अगर क्यूजे है तो क्यूजे डॉट क्या होगी भाई, जनरलाइज्ड वेलोसिटी, और क्यूजे डबल डॉट क्या हो गया, जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन। अभी तो ये दोनों ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं था भाई। सबसे पहले अगर पेपर में आता है तो आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मान के डायग्राम बना के, उसके बाद डायरेक्ट ये इसका बेसिक्स है। इसी अब मैं डायरेक्ट लिखती तो आपको समझ नहीं आता। अब मैंने बताया कि आप मैथ में ऐसा करते हो, उसके बाद आप यूलर थ्योरम होती है, ये तो पूरे पे लगा देते हो मैथ में, यहाँ आप स्मॉल पोर्शन पे लगाते हो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की, तो यहाँ आप डेल लगाते हो, डेल का यूज होता है भाई यूलर थ्योरम में, ठीक है। सिमिलरली जैसे आपके 3 का फंक्शन था, इधर कितने पार्टिकल्स है, 3n तक है, या फिर रेस्ट्रिक्शन के बाद qf तक है। अगर टाइम और होता तो इधर प्लस हाफ कर लिया f बाई कर ली टी और लिख देते, ठीक है। ये आपका आपको याद भी रखना है कि जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट वाली क्या है, ये इक्वेशन ये वाली आई है भाई,